बिहार की राजनीति में जारी अटकलों के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा संकेत दिया। मुंगेर में समृद्धि यात्रा के मंच से नीतीश कुमार ने बहुत दूर तक समझा जाने वाला राजनीतिक संदेश दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जैसे ही अपने भाषण को खत्म किया और वापस कुर्सी पर जाकर बैठने गए, बगल में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई, उनके भाषण की सराहना की, जिसके जवाब में सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़े। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी पीठ थपथपाते हैं और हाथ जोड़ते हुए सम्राट चौधरी भी आपको नजर आ रहे होंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद राजनीतिक गलियारे में सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उसे इन तस्वीरों के बाद और बल मिलता है, क्योंकि इसके पहले अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख रहे थे, लेकिन आज सम्राट चौधरी के बाद जैसे ही संबोधन खत्म होता है, नीतीश कुमार ने उनकी तारीफ की। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जब आज अपना संबोधन खत्म किया तो एक बार फिर सम्राट चौधरी के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़ा सियासी संदेश दिया। थोड़ा ही सा राज्य है जो आगे है। अब बिहार में भी जितना काम यहाँ और केंद्र सरकार का हो रहा है और सब लोग काम कर रहे हैं, इतना हो जाएगा कि आप सब तो बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ जाएंगे, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तब ठीक है ना? हाथ पाँव उठा के बता दे, ठीक है ना? अब हम इन लोगों के पास आते हैं, तब फिर बताइएगा ठीक है कि नहीं। अब आ रहे नीतीश कुमार आपको लखीसराय में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जमकर शाबाशी दी। जब सम्राट चौधरी अपना संबोधन खत्म कर वापस कुर्सी पर बैठने गए तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुंगेर की तरह ही यहां भी सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई। और मेरा स्पष्ट मानना है, एनडीए के लोगों ने माना कि नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं और कल भी इन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार चलता रहेगा। यही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन हेतु बहुत आभार आदरणीय को। और तो नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी के सीएम बनने की अटकलें क्यों हैं, इसकी भी कुछ खास वजह है। 10 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा पर निकले और हर दिन 2 जिले की उनकी यात्रा आपको दिख रही होगी। विकास योजनाओं की सौगात के साथ सीएम ने जनसंवाद भी किया और इस दौरान अपने हर भाषण के अंत में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखा और सियासत को एक बड़ा संदेश दिया। 12 मार्च से लेकर 17 मार्च की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और समृद्धि यात्रा के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हर संबोधन के बाद सम्राट चौधरी के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए और इसीलिए इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और ये देखिए, इस वक्त नामांकन के लिए जिन कागजातों को जमा करने की बात कही जा रही थी, लल सिंह वो कागजात लेकर इस वक्त जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भूमिका का निर्वहन करने को लेकर दायित्व नीतीश कुमार की तरफ से ही निभाया जाएगा और उसके लिए जो औपचारिकताएं होती हैं कागजी तौर पर, वो पूरा करते हुए आपको बताते चलें। यहां पर संजय झा नजर आ रहे होंगे और यहां पर श्रवण कुमार आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। तमाम लोगों की मौजूदगी, और ये मौजूदगी किस लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली जेडीयू ऑफिस में नामांकन को लेकर मुख्य प्रस्तावक संजय झा जो हैं, उनकी तरफ से ये कागजात यहां पर
दिया जाता हुआ। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमितेश, मुख्य प्रस्तावक के तौर पर संजय झा की यहाँ पर मौजूदगी और संभवतः वही औपचारिकता यहाँ पूरी की जा रही है। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार का नामांकन अभी हो रहा है यहाँ पर, और मुख्य प्रस्तावक यहाँ पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, वो मौजूद हैं। उनकी तरफ से दिया गया है अनिल हेगड़े, और जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं जेडीयू की तरफ से पूरे संगठन चुनाव के लिए, अनिल हेगड़े को नामांकन पत्र दिया गया है। नॉमिनेशन नीतीश कुमार का हो रहा है। यहाँ पर संजय झा के अलावा खीरू महतो दिख रहे हैं, जो कि झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं, और तमाम जेडीयू के वरिष्ठ नेता चाहे श्रवण कुमार हो जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, रामप्रीत मंडल हैं, झंझारपुर के सांसद दिलेश्वर कामैत दिख रहे हैं, गोपालगंज से सांसद आलोक कुमार सुमर हैं। तो सभी यहाँ पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता जो है मौजूद हैं, और संजय झा की तरफ से अनिल हेगड़े को निर्वाचन अधिकारी को दिया गया है नामांकन पत्र जो है वो दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अभी अनिल हेगड़े देख रहे हैं, जो नामांकन पत्र सौंपा गया है उनको, उस चीज को देख रहे हैं यहाँ पर अनिल हेगड़े फ्रेम में अभी आपको सामने दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन हो रहा है, और जो पूरा शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो 22 तारीख तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। और उसके पहले देखिए आप अनिल हेगड़े इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, अभी आपको जरा सुनिए। बिल्कुल, और अमितेश, अनिल हेगड़े के हाथ में वो कागजात भी दिख रहे हैं जिसे वो जांच भी रहे थे, देख भी रहे थे। हालांकि ये औपचारिकता एक मात्र है, क्योंकि निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार का ये पहले से तय भी है, और जिस प्रक्रिया की बात की जाती है उस पर प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है संजय झा की तरफ से। तब इलेक्शन होगा, वो 27 तारीख को होगा। हम लोग 2 सेट में दिए हैं। हमारे पहला प्रस्तावक तो मैं ही हूँ, उसके बाद हमारे विजय चौधरी जी मंत्री हैं, विजेंद्र यादव जी हैं, राम बच्चन राय जी हैं, देसी सिंह जी हैं एक सेट में। फिर हमारे जो जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हैं पटना के, सुभाष चंद्र सिंह हैं वैशाली के, राजकिशोर प्रसाद हैं नवादा के, सत्येंद्र सिंह हैं सीतामढ़ी। अमितेश, चूंकि यहाँ पर संजय झा ये बता भी रहे हैं कि पहला प्रस्तावक तो मैं ही हूं, लेकिन तमाम और जितने भी इस प्रस्तावक की जरूरत होती है उन तमाम प्रस्तावकों के नामों की चर्चा उनकी तरफ से संभवतः की जा रही है। या बिल्कुल, यहाँ पर संजय झा कुछ मुख्य प्रस्तावक हैं, उसके अलावा और भी तमाम जो जेडीयू के लीडर हैं उनका नाम वो गिना रहे हैं। और अनिल हेगड़े जिन्होंने जानकारी दी, पूरा शेड्यूल फिर से एक बार बताया कि 15 मार्च से 22 मार्च तक नामांकन की तारीख है, जो शेड्यूल है उसके मुताबिक, यानी 22 मार्च रविवार तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से नामांकन आज 19 तारीख को ही किया जा रहा है, तो अभी 3 दिन और बाकी है नामांकन का, और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी 23 मार्च को। नामांकन वापसी का समय है 24 मार्च को, और एक से ज्यादा अगर नामांकन रहते हैं तो उस सिचुएशन में 27 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का एकमात्र नामांकन होगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो उस सिचुएशन में 24 मार्च को जब नामांकन वापस लेने की तारीख खत्म होगी तो उसके बाद नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और जो पूरी संभावना है इस बात की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नाम पर जो मोहर लगती है, एंडोर्समेंट होता है नेशनल काउंसिल की मीटिंग में, तो नेशनल काउंसिल की मीटिंग जो होगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल दोनों मीटिंग पटना में बुलाई गई है, और मार्च के अंत या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये मीटिंग हो सकती है, और उसमें नीतीश कुमार के नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी, जो कि नेशनल काउंसिल में इस प्रस्ताव का आना जरूरी होता है, उसमें इंडोर्समेंट जरूरी होता है। उस हिसाब से जल्द ही इस नाम पर मोहर भी लग जाएगी। तो पूरी प्रक्रिया चल रही है, और जेडीयू के तमाम यहाँ पर दिग्गज नेता दिल्ली में मौजूद हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में। और नीतीश कुमार जो कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर भी चुन लिए गए हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, दिल्ली की तरफ आने वाले हैं, एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बतौर राज्यसभा सांसद केंद्र की भूमिका में रहेंगे। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन जो है वो किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। ये नामांकन जिसमें
और दिल्ली जेडीयू ऑफिस में आपको तमाम प्रस्तावकों की मौजूदगी दिख रही थी और मुख्य प्रस्तावक के तौर पर संजय झा ने नामांकन को लेकर जो कागजात हैं उसे जमा किया है और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अनिल हेगड़े की तरफ से पूरी जानकारी भी सामने रखी जा रही थी कि नामांकन पत्र में क्या कुछ है और उसी औपचारिकता को यहां पर पूरा किया जाता हुआ। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। लालू प्रसाद की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। राबड़ी देवी की भी याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट का दस्तावेज देने से साफ तौर पर इनकार। कोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगे गए थे, कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हर दस्तावेज पाने का आरोपियों को स्वतः अधिकार नहीं होता। पहले अभियोजन अपने सबूत को पेश करेगा और उसी के आधार पर कोई भी सुनवाई की जाएगी। बिना ठोस बचाव के आरोपियों को अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की अनुमति नहीं है। और अब बात अनंत सिंह की। जी हां, अनंत सिंह को बेल जो है वो मिल गई है, जिसका इंतजार वो कर रहे थे। हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत उनके लिए आई, जहां पर उन्हें जमानत मिल गई। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में उन्हें ये बेल हासिल हुई है। 1 नवंबर को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी और 2 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आने की बात कही जा रही है कि इसकी संभावना है। हालांकि उन्हें जमानत कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है और जैसे ही ये खबर सामने आई, समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समर्थक इसको लेकर जश्न मनाते नजर आए और बताया जा रहा है कि संभवतः शनिवार या रविवार तक जेल से बाहर भी आ जाएंगे अनंत सिंह। विधायक जी को तो चुनाव में रंजिश के तहत फंसाया गया था, तो सब लोग जानते हैं। और विधायक जी कानून का सम्मान करते हुए विधायक जी ने सरेंडर किए विधायक जी। उसके बाद उनको न्यायालय पर विश्वास था, पूरा विश्वास था और न्यायालय ने आज उनको जमानत दिया। तो बस यही आप कहना क्या चाहेंगे। जनता सब लोग आगमन की तैयारी में है। अब जो प्रक्रिया होगा पूरा होकर जनता पूरा आगमन की तैयारी में है कि कब विधायक जी हम लोगों के बीच में रहेंगे, हम लोग कब स्वागत करने के लिए। प्रत्याशी थे, उस दुर्घटना का नाजायज फायदा विपक्षी लोग उठाए। उसी मुकदमे में एक FIR दर्ज किया गया गलत रूप से और अनंत बाबू को एक्यूज किया गया उस केस में। उसका परिणाम हुआ कि सो मोटो इनको सरेंडर करना पड़ा उसी में ही जेल में। और पटना उच्च न्यायालय में इनका जमानत लंबित था, इस पर आज फैसला आया है, उसी में इनको जमानत दिया गया है। ये बेकसूर है, विधायक है, कोई भागने की संभावना नहीं है। तो दुलारचंद हत्या मामले में अनंत सिंह को जमानत मिलने के बाद उनके वकील नवीन कुमार को आप सुन रहे थे। अनंत सिंह के दुलारचंद यादव हत्या मामले में आज जमानत मिलने की खुशी में समर्थकों ने जमकर मिठाइयां बांटी और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। समर्थकों ने दिन में ही आतिशबाजी कर विधायक के बेल की खुशी को मनाया और देखिए तस्वीरें आपके सामने, एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर इस खुशी का इजहार करते हुए ये वो तमाम अनंत समर्थक हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भदौर थाना के तारतर में दुलारचंद की हत्या हो गई थी, जिसमें विधायक को नामजद बनाया गया था। बाढ़ के करगिल मार्केट से कांड संख्या 110/25 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसी के बाद इंतजार उनके जेल से बाहर आने का किया जा रहा था और अब ये बड़ी खबर कोर्ट की तरफ से जमानत मिलने के बाद सामने आई। कोर्ट का फैसला और मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ के चौधरी मोहल्ले में, जहां अनंत समर्थक आज लगातार आतिशबाजी और अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को अनंत सिंह को बेल मिलने की खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ जो समर्थक उनसे पूछते हैं आज क्या फैसला आया विधायक का। विधायक जी को नियमित जमानत मिला है और इस मामले में झूठा उनको फंसाया गया था चुनाव के वक्त में। आजकल एक पैटर्न चला है कि चुनाव है तो जनमत से हरा नहीं सकते हैं, तो चलो केस में फंसा लेते हैं। तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या होता है, कब तक आएंगे विधायक जी? बहुत जल्द आ जाएंगे, कुछ न्यायिक प्रक्रिया है, मतलब कि आज कल में आ जाएंगे। आज कल में आ जाएंगे। आप बताइए क्या नाम होगा? क्या लग रहा है विधायक जी के समर्थन बड़ी खुशी मनाया जा रहा है?
कब से चुनाव के समय से मेरा इंतजार कर रहे थे दिल से, और न्यायिक प्रक्रिया में वो उच्च न्यायालय से उनको बेल मिला है। हम लोग हार्दिक खुशी मना रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे, विधायक जी दुर्गाचरण हत्या मामले में जेल गए थे, आप लोग कैसे सरेंडर किए थे? माननीय विधायक ने क्या किया, न्याय का हमेशा उन्होंने कानून का पालन किया, उन्होंने किया है। जैसे भक्तों के बीच भगवान आते हैं तो खुशी होता है, उसे हम लोगों के बीच नेता हमारे यहाँ आए खुशी है। यानी ये भक्तों के बीच जैसे भगवान आते हैं वैसे ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच जब मोकामा विधायक पहुंचेंगे तो इससे भी भव्य स्वागत की तैयारी की जाएगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बार। वैशाली में सदर थाना क्षेत्र के बीरोपुर गांव में एक महिला की पीट कर हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसका आरोप मृतका के पति पर लगा है। आरोप है कि महिला ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा था, जिससे नाराज होकर पति ने इस घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर मृतका के परिजनों के हवाले किया। इस मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद आरोपी पति सहित ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। बच्चा के मारा था दूध छोटी, तो चलते टॉर्चर कर रहे थे। उसके बाद हम कहे कि से हम सवेरे आएंगे। हम जब घर से चले अंधेरा बैंक तरफ बैकुंठपुर पहुंचे, तब तक यहाँ से फोन आता है कि इसे मारा। खबर कैमूर से, जहां मोहनिया थाना के सदासपुर के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रमोद वेद के तौर पर की गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। वहीं डीएसपी ने बताया कि ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के लिए 20,000 रुपए दिए गए। तो एनएच पर हादसे की यह तस्वीर, जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है और उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने देखिए इस नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जमकर हंगामा किया गया और पुलिस के आने के बाद, समझाने बुझाने के बाद ये जाम हटाया जा सका। तो ग्रामीणों ने देखिए कैसे नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और यहाँ पर आवाजाही इस वजह से प्रभावित हुई। देखिए रेलगाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, लोग सड़कों पर जाम में फंसे नजर आए। हालांकि पुलिस की तरफ से तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर लोगों को भरोसा दिया गया और तब जाकर आक्रोशित ग्रामीणों ने इस जाम को हटाया है और आवाजाही जो है वो सामान्य हो पाई। क्या मामला है? ये रोड एक्सीडेंट में मोहनिया थाना अंतर्गत सदासपुर ग्राम के सामने जीटी रोड पर एक सड़क दुर्घटना मौत। इसका नाम प्रमोद वैद है। अभी इनक्वेस्ट कर लिया गया, पोस्टमार्टम है तो सदर हॉस्पिटल भोपाल ले गया। ड्राइवर पकड़ाया सर? ड्राइवर पकड़ाया नहीं है। गाड़ी जब्त हुई है? गाड़ी जब्त हुई है। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से गुजरात का सूरत, जिसे देश का सिल्क सिटी और हीरे धागों का शहर कहा जाता है, गहरे संकट से इस वक्त गुजर रहा है। सूरत के कपड़ा उद्योग से जुड़े कारीगर अपने घर लौटने लगे हैं। खासकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने और समय पर मजदूरी न मिलने से बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हजारों कारीगर मजदूर अपने गांवों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। ट्रेनों और बसों में अपने घर लौटते हुए इन लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। मजदूरों का कहना है कि महंगे सिलेंडर की वजह से अब उन्हें परेशानी हो रही है, कमाई से ज्यादा खर्च हो गया है। सूरत से न्यूज़ 18 संवाददाता कृतेश पटेल की रिपोर्ट देखिए। गाँव जा रहे क्यों? गाँव जा रहे हैं, 400 दिहाड़ी है, 400, 500, 600 का गैस मिल रहा है। फिर हम खाएंगे क्या और घर पे क्या भेजेंगे? उल्टा 200 घर से ही मंगा के गैस भराना पड़ेगा। 1 लीटर गैस डालना है तो 600 रुपये लगेंगे। 400 तो मेरी दिहाड़ी है, तो फिर हम 1 लीटर कैसे भराएंगे? 200 घर से मंगाना पड़ेगा ना। तो वो 600 में गैस भराने की जगह घर जाने की सोच रहा हूँ। गाँव जा रहे हो? हाँ सर। क्यों? वो प्रॉब्लम है गैस का, गैस का पैसा का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि 500 दिहाड़ी मिल रहा है और गैस का प्रॉब्लम है। कितनी मुश्किल बहुत ज़्यादा है सर। तो अभी गाँव निकल रहे हो? गाँव निकल रहे हैं। टिकट बुक करवाया था? नहीं, टिकट बुक नहीं करवाया, चालू में जा रहे हैं। तो गाँव जाके क्या करोगे? गांव में काम करेंगे जाकर, क्या करेंगे? तो यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत गैस का है, पैसा का दिक्कत है। मम्मी जी क्या काम करते हैं? मैं धंधा करता था कमर का। गैस ना मिलने के कारण हम जो है धंधा बंद कर दिया। कुछ पैसा नहीं मिला है, गैस जो है ब्लैक भाव में दे 4,000 5,000 की। इसके लिए मैंने गैस नहीं लिया, इसके लिए घर जा रहा हूँ। घर पे खेती बाड़ी कुछ ना कुछ करूँगा।
ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते गुजरात का आर्थिक पाटनगर सूरत में अब जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम कर रहे थे वो अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि जो लोग छोटे व्यापार कर रहे थे उनको गैस की दिक्कत है। गैस जो है वो काले बाजार में मिल रहा है, मतलब 500 की आमदनी के सामने 600 का गैस आ रहा है, जिसके चलते काफी हालाकियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो सूरत का टेक्सटाइल उद्योग है ज्यादातर गैस पे चल रहा है, खास करके प्रोसेसिंग हाउस गैस पे चल रहे हैं, और जो क्रूड ऑयल से यान बनता है और यान से विभिन्न उद्योग चल रहा है, लगातार वो बंद होने की तरफ चल रहा है, जिसके चलते अब लोगों को यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। टाइम पे सैलरी नहीं हो पा रही है, लोगों को आमदनी कम हो रही है, जिसके चलते लोग अब गांव की तरफ निकल रहे हैं। आप दृश्य देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बड़ी मात्रा में अपने गांव जाने के लिए निकल चुके हैं। खास करके जिस तरह का ये गुजरात का मिनी भारत बोला जाता है, गुजरात का आर्थिक पाटनगर बोला जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे गैस की जो कमी है उसके चलते उद्योग बंद हो रहे हैं, जिसके चलते अब बड़ी मात्रा में जो कारीगर वर्ग है वो अपने गाँव की ओर निकल रहे हैं। रितेश पटेल, न्यूज 18 नेटवर्क, सूरत। खबर भागलपुर से, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्र और छात्राओं को देश की सभ्यता, संस्कृति और पौराणिक धरोहरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सुंदरवती महिला कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने भागलपुर संग्रहालय का शैक्षणिक भ्रमण किया, जहां उन्हें प्राचीन शिलाओं और मूर्तियों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों में खुदाई में मिले 9वीं और 10वीं शताब्दी के शिलालेखों से परिचित करवाया गया। साथ ही नरसिंह और भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्तियों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझाया भी गया। और पाल काल की मूर्तियों में हमें देखने को मिलेगा ज्वेलरी, उसके अस्त्र शस्त्र, बाकी सब कुछ। कितना उपयोगी होगा इतिहास के बच्चों के लिए ये चीजें जानना? बहुत उपयोगी होगा। हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है, और सारे स्टूडेंट को जानना और एक्स्ट्रा नॉलेज भी स्टूडेंट को रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ये कला, साहित्य और भागलपुर अंग क्षेत्र के इतिहास के बारे में बच्चे समझेंगे। इसके लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं जो गाइड की भूमिका निभाते हुए सभी बच्चों को यहाँ की जो संग्रहित हैं सामग्रियाँ हैं उन लोगों का विस्तृत जानकारी दे करके बच्चों को का शैक्षणिक अनुभव और उसको विस्तार देने का प्रयास करेंगे। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने पहली बार हिंदू नववर्ष के मौके पर विशेष कैलेंडर का लोकार्पण किया। इस कैलेंडर में जीवन शैली, खान पान और स्वास्थ्य से जुड़े हुए अहम नियम शामिल हैं। इस कैलेंडर के जरिए लोगों को ये जानकारी सरल तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये कैलेंडर राज्य के लगभग 4000 मठ मंदिरों के साथ साथ कई शैक्षणिक संस्थानों में भी बांटे जाएंगे। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। हिंदू के नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और बिहार में पहली बार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की तरफ से हिंदू नव वर्ष के कैलेंडर को शुरू किया गया है। अध्यक्ष हमारे साथ है। पहली बार बिहार राज्य धार्मिक न्यास की तरफ से कैलेंडर प्रकाशित किया है, आपने क्या कुछ खास है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व के सनातनी को आज के इस साल के प्रथम दिन में नमस्कार करता हूं। पूरे विश्व के जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको नमस्कार करता हूं और विशेषतः बिहार वासियों को प्रणाम करता हूं। और आपने देखा होगा कि धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा यतो धर्म अस्तुतो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो धर्म जो है वह एक जीवन पद्धति को बताता है और हम सनातन जीवन पद्धति को मानते हैं और उसके द्वारा हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया, हमारे सभी सदस्यों ने विचार किया